स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कि अभी तक की जो पॉलिसीज चलती आ रही थी इंडियन इकोनॉमी में उसको रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसका पहला रीजन था फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं? जब किसी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और उसके कंपैरिजन में आने वाला रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कम होता है, उस सिचुएशन को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। एक बार रीड करते हैं जल्दी से। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है जितना उसको एक्सपेंस करना पड़ रहा है, एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू, और जो गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है जिसको हम गवर्नमेंट रेवेन्यू कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए, अगर किसी के पास इनकम कम है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की इनकम है सिर्फ ₹80 या मे बी 80 करोड़ बोल देते हैं, इनकम है 80 करोड़ और एक्सपेंडिचर कितना है उसका 100 करोड़, 100 करोड़ का खर्चा किया जा रहा है और इनकम कितनी है 80 करोड़। तो ये जो गैप है इसके बीच में, ये जो डिफरेंस आएगा, कहीं से तो उसको फुलफिल करना होगा। खर्चा आप 100 का कर रहे हो, इनकम 80 ही है, गैप को कहीं से फुलफिल करते हैं, तो वो कहां से पूरा किया जाता है? इट इज फाइनेंस बाय लोन। लोन लेकर, उधार लेकर इस गैप को मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा क्यों था। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल दोनों तरीके के खर्चे किसी इकोनॉमी को उठाने पड़ते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? रोड्स बन रही हैं, रेलवेज बन रहे हैं, कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब पे खर्चा आता है। और नॉन डेवलपमेंटल, अगर कोई एपिडेमिक आता है, कोई फेमाइन आया या ड्राउट आया, कहीं सूखा पड़ा, इन सब चीजों के ऊपर भी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। तो खर्चे तो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल मिलाकर। रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या होते हैं? कुछ टैक्स रेवेन्यू होता है, कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, और मेजर सोर्स उस टाइम पे क्या था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास। और ये जो पीएसयूज हैं, ये भी गवर्नमेंट को इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे। इसको अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये देखते हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम, तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ता था? लोन लेना पड़ रहा है। और इस लोन लेने से क्या हो रहा है? देखिए, किसी कंट्री का, हमारी कंट्री का पब्लिक डेट यानी गवर्नमेंट के ऊपर जो उधार है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड इंडियन इकोनॉमी वाज सेट अप इन अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप हमने पहले भी पढ़ा था, एक ऐसा जाल, उधार का एक ऐसा जाल जिसमें फंस के रह जाते हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो इंडियन इकोनॉमी भी उधार के एक ऐसे जाल के अंदर ही फंस गई थी। सेकंड रीजन क्या था? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा था? डेफिसिट था। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं? देखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन करेंसी, कोई भी एसेट्स जो कि हम फॉरेन करेंसी के फॉर्म में लेते हैं, वो होती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या हो रहा है? देखिए, इनफ्लो कब होता है फॉरेन एक्सचेंज का? जब हम कोई चीज बाहर सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमको बदले में फॉरेन करेंसी मिलती है। और आउटफ्लो कब होता है फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का? जब भी हम किसी चीज को या किसी कमोडिटी को परचेज करते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या स्टेट करता है, रिकॉर्ड करता है? डिफरेंस, कितना फॉरेन करेंसी हम इनफ्लो आ रहा है हमारी कंट्री में और कितना हम बाहर भेज रहे हैं, इसका गैप, वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, उसका मतलब क्या है कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज ग्रेटर देन इनफ्लो। आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है और इनफ्लो कम हो रहा है। अब आपको याद होगा पिछले चैप्टर से ऐसा क्यों हो रहा था? फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। ऐसा क्यों था? हमारी ट्रेड पॉलिसीज जो हमने फॉर्म करी थी उस वजह से। देखिए, इंपोर्ट सब्सिट्यूशन था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? हम अपने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जो हमारी कंट्री में नहीं बन सकती, हमको उनको तो किसी भी हालत में इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे क्रूड ऑयल हुआ, ऐसी कमोडिटीज को हम यहाँ पे नहीं बना सकते या उस क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस कर सकते जितने में रिक्वायर्ड है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज को हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी उसके बदले हमको डॉलर क्या करना पड़ेगा? पे करना ही पड़ेगा। तो हमारे इंपोर्ट्स का के बदले फॉरेन करेंसी जा तो बहुत तेजी से रही है, लेकिन एक्सपोर्ट हो रहे थे क्या हमारी इकोनॉमी में? हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी थी और जिसकी वजह से वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए एनकरेज नहीं हो रहे थे। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज बेची जा रही थी उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए केपेबल नहीं था। तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होते थे? बहुत कम। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। मतलब क्या है कि हमको पे करना पड़ रहा है फॉरेन एक्सचेंज, जबकि बदले में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो नहीं हो पा रहा है। एक बार देखिए इसको,
बिफोर 1991 एक्सपोर्ट्स वर लेस, हमारे एक्सपोर्ट कम थे, क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोड्यूस होने वाले गुड्स की क्वालिटी कैसी थी? बहुत खराब थी। जबकि इंपोर्ट्स क्या थे हमारे? हाई। इंपोर्ट ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमको जो कमोडिटीज प्रोड्यूस नहीं करते उनको तो हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे टैरिफ और कोटा लगाने के बावजूद हमारे इंपोर्ट्स जो है वो काफी हाई थे। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या बनी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है? डेफिसिट में, यानी एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं और इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब इसकी वजह से क्या होगा? देखिए, बीओपी डेफिसिट में था, धीरे धीरे जब हमारा फॉरेन करेंसी बाहर जाता जा रहा है और बदले में वापस नहीं आ रहा है या उतना वापस नहीं आ रहा है जितना आउटफ्लो हो रहा है, तो जो हमारा स्टॉक है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसीज। ठीक है, फॉरेन करेंसी को जो हमने स्टॉक रखा है, धीरे धीरे स्टॉक क्या होगा? खत्म होने लगेगा। आप इमेजिन करिए आपके पास बॉक्स है जिसमें आपने अपनी सेविंग्स रखी हुई है, अगर उससे पैसा बाहर जाते जा रहा है, आप बाहर दिए जा रहे हो और बदले में वापस नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे वो स्टॉक क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। यही चीज हुई इंडियन इकोनॉमी के साथ, हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। रीड करते हैं इसको। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाज स्लो। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो नहीं हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स क्या थे हमारे? कम। जबकि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो अभी भी तेजी से चल रहा है, अभी भी हम बाहर खूब सारा फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स है हमारे ज्यादा। इस वजह से क्या हो रहा था? हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व धीरे धीरे फॉल हो रहा है या रिड्यूस होता जा रहा है। अगला रीजन है राइज इन प्राइसेस और इन्फ्लेशन। प्राइस लगातार चीजों का बढ़ना वो कहलाता है इन्फ्लेशन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी एक बार। इन्फ्लेशन इज द कंसिस्टेंट राइज, यानी लगातार जब इंक्रीज हुआ है ना, एक हमने ट्रेंड देखा कि प्राइस लगातार ऊपर जाता ही जा रहा है, तो कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी ओवरऑल सब कमोडिटीज का ओवरऑल प्राइस लेवल जब लगातार इंक्रीज होता जाता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और ये जनरली होता क्यों है? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यानी अगर टोटल सप्लाई इकोनॉमी में चीजों की कम हो जाती है तो हम ये देखा जाता है यूजुअली कि उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनियन का एग्जाम्पल लें, प्याज का, तो आपने देखा होगा जिस साल अनियन का प्रोडक्शन खराब होता है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो क्या होता है? सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है, तो टोटल सप्लाई कम होने की वजह से उसका प्राइस क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। तो ये देखा गया था इंडियन इकोनॉमी में चीजों का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा था, ये भी एक रीजन था रिफॉर्म्स लाने का। अब हमको रिलेट ही करना है कि प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो रहे थे। आपको याद होगा इसके फर्स्ट पॉइंट में हमने बात करी थी फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट क्या था? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू, है ना, खर्चा ज्यादा हो रहा है और इनकम कम है गवर्नमेंट के लिए, तो उसको क्या करते थे? उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट लोन देती थी। अब ये लोन जो है बहुत अलग अलग जगहों से लिया जा सकता है, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक से लोन ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब से लोन लिया जा सकता है। और ऐसा ही एक सोर्स होता है फ्रॉम सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। तो जब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है, आरबीआई से बोरो करती है, तो उसको कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर देखिएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब आरबीआई से बोरो किया जाता है तो आरबीआई कहाँ से सप्लाई करती है पैसा? आरबीआई जनरली क्या करती है? न्यू करेंसी प्रिंट करती है, नए नोट छापती है। अब जब नए नोट छपेंगे, वो नोट जब वो मनी, वो अमाउंट जो है वो जब इकोनॉमी में पहुंचता है, तो टोटल मनी सप्लाई, यानी जितना पैसा इकोनॉमी में है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, पॉकेट में ज्यादा पैसा है, तो हर कोई क्या करता है? अपना खर्चा इंक्रीज कर देता है, बहुत सारी चीजें डिमांड करने लगता है। आपके पास 100 रुपए होते थे, अब अचानक आपकी इनकम बढ़ के आपके पास 200 हो गए, तो क्या करेंगे? और चीजों को भी ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। तो उससे क्या होता है? चीजों का डिमांड इंक्रीज हो जाता है। और ज्यादा डिमांड है, सप्लाई क्या थी? एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई क्या हो रही थी? कम। डिमांड चीजों को क्या हो रहा था? ज्यादा। तो ये गैप क्या कॉज कर देता है? इंक्रीज इन प्राइस लेवल। सप्लाई उतनी ही है, सप्लाई लिमिटेड है, और हर कोई चीज को डिमांड करने लगेगा, तो वो चीज कैसी हो जाती है? एक्सपेंसिव, यानी उसका प्राइस क्या हो जाता है? ज्यादा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करने की वजह से इकोनॉमी में ये देखा जाता है कि प्राइस लेवल बढ़ जाता है, महंगाई आ जाती है, और ऐसा ही हम इंडियन इकोनॉमी में भी एक्सपीरियंस कर रहे थे। ये हुआ इसका फोर्थ रीजन। अब आते हैं फिफ्थ रीजन पे, विच इज
पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। प्रोडक्शन का मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? पब्लिक सेक्टर को, यानी गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा होंगी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम होंगी। आपको याद होगा जो 3 शेड्यूल बनाए थे उसमें हमने ये डिक्लेरेशन दिया था। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी बहुत ज्यादा, लेकिन क्या वो उस पर खरे उतर रहे थे? क्या बहुत अच्छे से काम हो रहा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में? नहीं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की परफॉर्मेंस यानी उनका काम करने का तरीका कैसा था? पुअर। उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? खराब परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस टर्म में हम देख रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। क्या वो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? नहीं। क्या हो रहा है? ज्यादातर पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं वो लॉस में जा रहे हैं, यानी उनके ऊपर पैसा लगाना पड़ रहा है और बदले में रिटर्न्स हमको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको रीड करते हैं। मेनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इनकर्ड ह्यूज लॉसेस। उनको बहुत ज्यादा लॉस वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी नुकसान झेलना पड़ रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम उनको बंद नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीएसयू अगर लॉस में जा रहा है तो उसको बंद कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उस पर लगा है और बहुत सारे लोग उस पर डिपेंड करते हैं। तो इस वजह से इनको लॉस करने के बावजूद उनको लगातार फंक्शन में रखा गया था। स्टिल दे कंटिन्यू टू फंक्शन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग even if it is a drain on nation's limited resources। हमारी कंट्री में रिसोर्सेज पहले ही कम है, उन पैसों को हम लगा रहे हैं पीएसयू के ऊपर और बदले में पीएसयू से क्या मिल रहा है हमको? लॉसेस। लेकिन इसके बावजूद हमको पीएसयू को बंद करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं था। तो पीएसयू की खराब परफॉर्मेंस की वजह से भी हमको ये प्रोसेस जो है उसको चेंज करने की जरूरत थी। अब आता है लास्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, ठीक है, यानी पूरी इकोनॉमी में जो हमने प्लानिंग करी है, जो पॉलिसी बनाई है, उसको मैनेज करने की जब बात आती है तो वो भी मैनेजमेंट कैसा था? इनएफिशिएंट, यानी ठीक तरीके से हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जितने भी लॉ कानून बनते हैं, रूल्स बनते हैं, वो सब इस बेसिस पर बनते हैं कि उससे कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ बेटरमेंट होगा। बट हुआ क्या रियलिटी में? खराब मैनेजमेंट होने की वजह से, ड्यू टू फॉल्टी मैनेजमेंट, रूल्स एंड लॉज which aimed at controlling and regulating the economy, जो हमने रूल्स बनाए, जो लॉ बनाए, जिसका काम क्या था? ताकि हम इकोनॉमी को कंट्रोल करके रख सके, रेगुलेट कर सके, सही डायरेक्शन में इकोनॉमी को लेकर जाया जा सके। लेकिन ये रूल्स और लॉ क्या बन गए? हम उल्टा हमको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और इकोनॉमी को डैमेज करने लगे। सही डायरेक्शन में लेकर जाने की बजाय उसको एक जगह पे रोक दिया और उसको डैमेज करने लगे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये रीजंस हुए हमारे नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।